हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों समाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समाज क्या है, समाज का क्या परिभाषा होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे प्रकार का क्या परिभाषा होता है, सबका उदाहरण क्या होता है और दोस्तों कैसे समाज को पहचानते हैं बहुत आसान तरीके से कम समय इस वीडियो से सिखाऊंगा दोस्तों। यानी कि इस वीडियो में आपको समाज के बारे में फुल एक्सप्लेन करके बता दूंगा। हमारा हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाज, क्योंकि हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है तो दोस्तों, इस समाज को देखेंगे तो वीडियो क्लियर करना है, तो वीडियो को अंदर देखते रहिएगा, आपको सारा जानना होगा क्या समाज है। ठीक है, और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई वीडियो सीखते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज जो खास टॉपिक है ना, जो हिंदी व्याकरण का समास के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझते चलेंगे। ठीक है, और मैं एक ऐसा दोस्तों ठीक बताऊंगा जिसे समास को पहचान सकते हैं आसानी से, कौन समास का उदाहरण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्योंकि क्लास 10 में हिंदी व्याकरण में भी इससे सवाल आ जाते हैं और क्लास 12 में आता है, इसलिए आप जानना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो समास को देखा जाए ना, तो सिंपल से मैं बोलूं कि समास का मतलब क्या होता है। तो समास का दोस्तों मतलब होता है छोटा रूप। जैसे मान लीजिए आपको कोई शब्द लिख दिया हूं 3-4 लाइन में, अब उसके बदले कोई छोटा सा शब्द आएगा ना, वही समास कहलाएगा। मतलब इसका जैसे मैं आपको बोल दूं, मैं बोल दूं जैसे क्या, पॉकेट को मारने वाला। अब पॉकेट को मारने वाला की जगह पर मैं छोटा शब्द लिख सकता हूँ पॉकेट मार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं लिख दूं विद्यालय के लिए आल है, सॉरी विद्या के लिए आल है, तो मैं इसको विद्यालय लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आप भी लिख सकता हूँ रसोई के लिए घर, इसको शॉर्ट फॉर्म में रसोई घर लिख सकता हूँ। तो जो रसोई घर लिखे ना छोटा रूप, इसी को समास कहते हैं। तो समास का मतलब होता है छोटा रूप। इसको परिभाषा होता है क्या पता है, परिभाषा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने बीच के विभक्तियों को छोड़कर आपस में जो मिलते हैं ना, वही समास कहलाता है। अब विभक्ति का मतलब बीच में का, की, ने, हो, अरे, के लिए, से, इसम जो छोड़ के जो बीच में जुड़ जाएगा ना शब्द, वही हमारा समास कहला जाएगा। ठीक है, और समास जो हम लोग दोस्तों मेनली रूप से 6 पढ़ना आता है। ठीक है, एक और समास होता है, 6 है, 6 एक और है। ठीक है, तो सबका देखेंगे, परिभाषा उदाहरण देखेंगे, पहचानने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सारा लिखाते चलता हूँ ताकि नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये जानना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं, लिखना भी पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, समास का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब होता है छोटा सा रूप। एकदम डिटेल में समझाएंगे, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको किसी का भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, तो बस कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस आप वीडियो को अंदर देखते रहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो समास का तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है छोटा। और तो एक मैं बताऊंगा समास विग्रह, इसी में बताऊंगा कैसे होता है। समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप होता है। ठीक है, अब भाई देखिए समास का मैं परिभाषा लिखूंगा, क्योंकि कभी कभी ना आपको एग्जाम में कुछ देते हैं, एग्जाम जो स्कूल हाई स्कूल लेवल पर, तो वहां पे पूछ देता है समास का परिभाषा। तो भी दिखाता हूं आपको क्या होता है समास का परिभाषा। देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पद है, देखिए दो भी पद रह सकता है और दो या दो से अधिक पद रह सकता है, जो अपने बीच के जितना विभक्ति और है, अथवा है, या है, सब छोड़ के बीच जुटेगा ना, वही समास। मैं बोलूं माता और पिता, बीच में और हटाइए तो क्या बनेगा, माता पिता। तो जो माता पिता जुट के बचा ना, बना, वही समास कहला गया। तो इसीलिए विभक्ति को छोड़ के ही समास बनता है, याद रखिएगा। समास में कोई बीच में विभक्ति नहीं आना चाहिए। जिस बोल सकते हैं ने, से, हो, अरे, के लिए, का, के, की, ये सब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बोल सकते हैं। परिभाषा में क्या बोल सकते हैं, जब, क्योंकि परिभाषा बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए जानना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने बीच के विभक्ति का मतलब समझते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे कारक में। ठीक है, इसमें कारक का ही वीडियो डाला था। ठीक है, तो विभक्ति वही होता है, कारक में जो चिन्ह होता है ना, अपने बीच के विभक्तियों को छोड़कर जो मेल बनता है, समास कहलाता है। अब भाई समास देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूं, आप कुछ समझ आइएगा, परिभाषा फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए एग्जांपल कैसे बता, देखिए जैसे मैं यहां पे एग्जांपल में लिखूं रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूं रसोई घर। तो ये जो रसोई घर मैंने लिखा ना, यही आपका समास कहला है। अब बोले कैसे समास कहला है, देखिए के मैंने हटा दिया, लिए हटा दिया, दोनों को हटाकर जोड़ दिया रसोई घर, तो रसोई घर जो है ना हमारा समास कहला गया। इसे समस्त पद भी बोल सकते हैं।
सारे पदों के बराबर। तो रसोई घर हो गया। जैसे मैं और लिख सकता हूँ, देखिए विद्या के लिए आलय, ये भी लिख सकता हूँ नो डाउट। तो क्या इसको बदल लिखिएगा आप, विद्यालय। इसे मैं लिखूं दोस्तों माता और पिता, बीच में विभक्ति छूट रहा है ना। बहुत इंटरेस्टिंग आज का दोस्तों क्लास होने वाला है, ठीक है, इसलिए इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों को ना क्लास 10th और 12th में बहुत ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम देता था ना, तो उस वक्त ये बहुत आता था, ठीक है। और हम लोग को पहचानना रहता था, दे देता था माता पिता कौन समास है, विद्यालय कौन समास है, दशानन कौन समास है, ये सब जानना हमको जरूरी, बेसिक चीज नॉलेज रखना चाहिए सर बच्चों को। ये तो हो गया भाई एग्जाम्पल। अब है समाज के प्रकार, मैंने समाज के 6 बताया। तो सबसे पहला समाज होता है ना, वो है अव्ययी भाव समास। सेकंड में हम लोग पढ़े तत्पुरुष समास। फिर थर्ड में दोस्तों द्वंद्व आता है, फिर बहुब्रीहि आता है, फिर आपका कर्मधार आता है, फिर दिग्गु आता है, और लास्ट में एक नई समास होता है। सारे का परिभाषा देखेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से सीखिए, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको मैं सारा समझा के भेजूंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं दोस्तों समास के प्रकार। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों नहीं ना, चलिए समास के प्रकार। तो समास के प्रकार में दोस्तों सबका प्रकार लिखा दो। देखिए सबसे पहला प्रकार, क्योंकि प्रकार ही जानिएगा, सबसे पहला दोस्तों प्रकार जो हमारा होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास हो गया दोस्तों। इसी में दोस्तों सेकंड में लिख देता हूं, ये हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास एक हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा दोस्तों हमारा इसी में दोस्तों आपको तत्पुरुष हो गया ना, इसमें दोस्तों हमारा आ जाएगा आपका द्वंद्व। द्वंद्व समास हमारा हो गया दोस्तों। तीसरा में दोस्तों हमारा इसमें क्या आ जाएगा आपका बहुब्रीहि। पांचवा दोस्तों हमारा आ जाएगा कर्मधारय। समझ में आ रहा है, समास को जरा दिमाग में रखिएगा कौन कौन सा टाइप है। छठा दोस्तों हमारा आ जाएगा द्विगु, ठीक है, द्विगु ऐसे होगा, इस तरफ से हो जाएगा द्विगु समास। और दोस्तों एक सातवां, दोस्तों छठा के बाद एक सातवां आ जाता है, पता है क्या, वो दोस्तों हमारा आता है नई समास। नई, नई का मतलब होता है न के अर्थ में। तो समास के सिर्फ पूछे तो 6 प्रकार बताइएगा, 7 नहीं 6 बताइएगा, ठीक है। अब भाई अव्ययी समास क्या है, देखिए पहले तो इसको अपन नोट करिएगा, तभी मैं आपको समझ में आऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ से बताऊंगा। देखिए अव्ययी का मतलब होता है तो अव्यय, और अव्यय यानी कि नाम से पता चल रहा है कि समास में अव्यय होगा। अव्यय पता है क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है दोस्तों वैसा शब्द जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार नहीं बदलता हो, यानी किसी पर निर्भर नहीं करता, वहां कुछ भी आ जाए ना वो जस का तस रहेगा, उसमें लिंग यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा, वचन का वचन बहुवचन से नहीं बदलेगा, कार्य के अनुसार नहीं बदलेगा, यानी वो अव्यय रहेगा, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो बोले दोस्तों वैसा समाज जिसका प्रथम पद यानी कि पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे मैं इस अव्यय का मतलब समझते क्या होता है, मैंने बताया था लिंग वचन कार्य के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। तो अव्यय में जैसे आपका उपसर्ग आ जाएगा, प्रत्यय तो नहीं आता है, उपसर्ग ज्यादा आता है, तो ये मतलब होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको नोट करिए, फिर ही अव्ययी भाव समास परिभाषा लिखूंगा, फिर इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, फिर समास विग्रह करेंगे, पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो दोस्तों पहला नंबर दोस्तों हमारा था अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास जो है ना पहचानने का बहुत आसान तरीका है, उसमें पहला पद जो होगा ना आपका अव्यय रहेगा। अव्यय का मतलब उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक है, उपसर्ग रहेगा इसमें आपको। और जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें क्या, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में जैसे यहाँ पे बताता हूँ एग्जाम्पल में, जैसे मैं लिख देता हूँ प्रतिदिन, तो प्रतिदिन देखिए प्रति लग गया ना, तो प्रति आपका ये अव्यय है, ये तो लिंग वचन कारण सब नहीं बदलाएगा, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सब के तो प्रतिदिन ही शब्द आएगा। देखिए इसका पहला पद दोस्तों क्या अव्यय है ना, और प्रधान है, ठीक है, तो ये प्रतिदिन हो गया दोस्तों। इसी तरह से तो मैं लिख सकता हूँ यथाशक्ति। यथाशक्ति दोस्तों यानी कि शक्ति के अनुसार, इसका मतलब ये होता है शक्ति के अनुसार होता है, तो ये भी यथा यानी आपको ये भी उपसर्ग आ गया। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिदिन हो गया ना, प्रतिदिन हो गया दोस्तों, आपका जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से और भी दोस्तों लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ यथा अवसर, यानी कि अवसर के अनुसार, तो ये सब दोस्तों यथासिद्ध
जितना सिद्ध हो, तो प्रतिदिन, प्रत्यक्ष आपको आ जाएगा। ये सब जो है ना आपको अव्ययी भाव समास, अव्यय का मतलब उसमें अव्यय आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ अव्ययी भाव समास से क्या लिखूंगा, वैसा समास, वैसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान हो। अब भाई अव्यय का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, अव्यय का मतलब वे सब जिसका रूप लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता हो। तो अव्यय तथा प्रधान हो क्या कहलाता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहचानने का तरीका मैंने अभी बताया था, क्या इसमें अव्यय आ जाएगा, अव्यय का मतलब उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक है। प्रतिदिन मैंने बता दिया, यथाशक्ति बता दिया, आपको प्रत्यक्ष बता दिया मैंने आपको, और भी देखिए बताता हूँ। देखिए जी, देखिए दोस्तों भर पेट एक आ जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक भर पेट होता है, तो ये जो समास है ना भर पेट यानी पेट भर, ये सब जो है ना आपको अव्ययी भाव समास में आ जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष होगा इसमें अच्छी के सामने हो जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ दोस्तों क्या, जैसे दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक आ जाएगा, आमरण आ जाएगा, इसे आ जाएगा यथा सिद्ध आ जाएगा, ठीक है। आपको यथा सिद्ध, ये सब जो शब्द है ना, देखिए इस समय प्र आया है, यथा आया है, भर पेट आया, प्र आया है, इस सब जो है ना, ये सब शब्द जो है ना शब्द का अब उपसर्ग है, तो उपसर्ग है यानी इसको लिंग वचन कार्य से नहीं बता, यानी कि अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये अव्ययी भाव समास का हमारा परिभाषा हो गया, का एग्जाम्पल हो गया। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ क्योंकि फिर हम लोग को दूसरा समास भी देखना है ना। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो क्या बताइएगा, अव्ययी भाव समास। पूछेगा प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो क्या बताइएगा अव्ययी भाव, क्योंकि प्रति आया है उपसर्ग यानी कि अव्यय हो, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। दूसरा नंबर देखिए, तत्पुरुष समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास बहुत पूछता है। तो तत्पुरुष समास का मतलब समझते पता है, तत्पुरुष का मतलब दोस्तों, तो इसमें क्या होता है ना, अव्ययी में पहला पद प्रधान था ना, लेकिन तत्पुरुष में पहला पद प्रधान नहीं होगा, ये दूसरा पद प्रधान होगा। मतलब वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, यानी इसका मतलब इसमें जितना भी विभक्ति जो होगा ना, का के किस्म लगेगा ना, के लिए सब दूसरे पद के अनुसार लगेगा, इसमें नहीं कि पहला के अनुसार। इसमें पहला पद प्रधान था लेकिन इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे मैं यही बोलूं रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर है ना, यानी कि घर के अनुसार ये बदलाया है, का के की इससे बदलाया है। जैसे मैं बोल दूं पॉकेट को मारने वाला, ठीक है, को आया है तो पॉकेट को मारने वाला है, यानी कि मारने वाले के अनुसार है, वो मारने वाला है कि मारने वाली है, तो ये सब बताता है। तो दूसरा पद प्रधान होगा तो आपका तत्पुरुष होगा। इसका पहचानने का तरीका दोस्तों, इसमें क्या होगा ना, जब उसको समास विग्रह करिएगा ना, तोड़िएगा ना लगभग में, तो बीच में को आएगा, आपका के आएगा, की आएगा, में आएगा, पर आ जाएगा, लिए आ जाएगा, से आ जाएगा, तो ये सब बीच में जो आ जाएगा ना शब्द, समझिए कि वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई भी शब्द रहे, जैसे मैं ही आपसे बोल दूं नेत्रहीन, मतलब नेत्र से हीन, तो से आगे बीच में, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोल दूं और बोल सकता हूँ, जैसे देखिए बोल सकता हूँ कोरोना पीड़ित, यानी कि कोरोना से पीड़ित से आ गया, तो ये आपका वैभव समास, तत्पुरुष समास हो गया। तो ऐसे समास को आप पहचान सकते हैं, ठीक है, ये सब याद रखिए। जैसे मैं बोलूँ तो राजमाता, तो राज की माता की आया है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका मैं सबको साथ साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन परिभाषा ही लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि परिभाषा में हमको जानना जरूरी है। तो तत्पुरुष समास क्या लिखेंगे, वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि इसमें लिंग वचन कारक सब बदलेगा ना, दूसरे पद के अनुसार बदलेगा, दूसरा पद प्रधान हो। क्या दोस्तों कहलाता, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, इसको पहचानने का तरीका मैंने नहीं बताया था। इसमें बीच में क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, को आ जाएगा, के लिए आ जाएगा, से आ जाएगा, ठीक है, पर आ जाएगा, में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ने हटा के और हे हो अरे हटा के शब्द आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कर्म से लेके जो है ना संप्रदान तक आपका आ जाए, कर्म से लेकर अधिकरण तक आ जाएगा, इसमें आपको ये सब याद है। अब भाई इसका एग्जाम्पल क्या, देखिए एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। तत्पुरुष समाज का एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ। देखिए समास का उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा।
सबसे पहले दोस्तों आपका जाएगा रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर, के लिए घर यानी के लिए आ गया ना, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मैं लिख सकता हूं दोस्तों क्या, विद्यालय, यानी दोस्तों विद्या के लिए आलय, ठीक है। और ये तो हमारा विद्या के लिए आलय हो गया दोस्तों। और देख लिख सकते हैं राजमाता, यानी राजा की माता, की आ गया तो बताया ना की आ जाएगा, इस आ जाएगा तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। इससे और लिख सकते हैं दोस्तों राजमाता हो गया ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए गंगा जल लिख सकते हैं, ठीक है, गंगा की जल। देखिए ये भी दोस्तों हो जाता है दोस्तों, ये कर्मधार भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं भी लिखाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। गंगा जल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा नेत्रहीन हो जाएगा, फिर धनहीन हो जाएगा, धन से हीन यानी कुछ पर धन है ही नहीं, से आ गया ना बीच में से, धन से हीन, तो ये सब आ जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या, जैसे कि दोस्तों वनवास हो सकता है, वनवास यानी कि वन में वास, यानी कि कोई व्यक्ति वन में वास कर रहा है तो में आ गया ना, वन में वास, में आया यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे सब आएगा तो समझ तत्पुरुष हो जाएगा, वनवास हो गया। और दोस्तों बोल सकते हैं घोड़सवार, यानी कि घोड़े पर सवार, पर आ गया तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जैसे बोल सकते हैं प्रेम सागर, ठीक है, यानी कि प्रेम का सागर, का आ गया तो ये तत्पुरुष। ऐसे बहुत सारा शब्द रहेगा, मैं आपको पहचानने के लिए बोल ऐसे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा जिसमें बता दूंगा तो समास पहचानने का तरीका, से यहाँ ही बता रहा हूँ तो जो समझ रहा है तो समझ सकता है, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका, तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए माता के अनुसार बदला है ना, का के की, देखिए क्या आले के अनुसार बदला है, घर के अनुसार बदला है, सागर के अनुसार, तो ये सब जो है ना ये सब आपको दूसरा पद होता है प्रधान। तीसरा दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास का दोस्तों हमारा क्या जाएगा आपका द्वंद्व समास, लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए द्वंद्व समास है ना बहुत आसान है, इसको पहचाने का तरीका, द्वंद्व का मतलब दो, द्वंद्व यानी दो, यानी कि ये समास है ना इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, माने कि दोनों पद प्रधान रहेगा, मेन जो फोकस दोनों पर जाएगा। जैसे भाई कैसे, जैसे माता पिता में बोलूंगा तो माता और पिता बोल सकते हैं, दोनों पद बजा रहा जोड़ पड़ रहा है। जैसे बोल सकता हूँ माता पिता हो गया आपका, और बोल सकते हैं क्या दुख सुख, यानी कि दुख और सुख, धर्मा अधर्म, यानी कि धर्म और अधर्म, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो शब्द रहेगा ना आपको मिल जाएगा, हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है एड़ी चोटी तो एड़ी और चोटी, तो ये सब शब्द रहेगा, बीच में कोई और रहेगा या तो अथवा रहेगा, तो ये सब मिल से आपको द्वंद्व होता है, द्वंद्व यानी कि दोनों, बीच में आपको हाइफर रहेगा, ठीक है, पहचानने में। तो कैसे लिखेंगे इसका, भाई बहन बोल सकते हैं तो भाई और बहन, बीच भाई बहन दोनों बोला मैं तो भाई और बहन बीच में और आ गया तो ये तो द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा समास जिसे मैं दोस्तों बोल सकता हूँ जलवायु, तो जलवायु बोलिए तो क्या जाएगा जल और वायु हो जाएगा ना, तो और आया तो ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, परिभाषा रटने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको दोस्तों मेन एग्जाम्पल पकड़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे सवाल आ जाता है, दे देगा पूछ देगा कि कौन सा समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में कि आप समझ सकते हैं क्या, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ यहाँ दोस्तों माता पिता लिख देता हूँ, बीच में हाइफन लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ जलवायु, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ धर्माधर्म, यानी कि धर्म और अधर्म बीच का तोड़िएगा तब तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और दोस्तों जलवायु हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दुख सुख, यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ भाई बहन। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ, ये जो शब्द है ना द्वंद्व में, या तो एक दूसरे का विलोम भी रह सकता है या तो नहीं रह सकता। विलोम भी रहेगा समझिए कोई द्वंद्व समास है, जैसे आप ही से पूछेगा जलवायु कौन सा समास है, तो द्वंद्व बताइएगा कोई जल और वायु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे मैं दोस्तों फल फूल भी लिख सकता हूँ, तो फल फूल लिखूंगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, टोड़िएगा तो फल और फूल बोल सकते हैं, तो बीच में और आया ना तो द्वंद्व समास हो जाएगा। फल फूल अन्न जल, अन्न जल, तो ये सब जो समास है ना, ये सब कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो ये पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ क्या है, ठीक है। तो ये सब समास को देखिए बीच में और आ जाएगा या तो अथवा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो ये सब समझिएगा ना कि वो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष तो जानते ही है, दूसरा पद प्रधान रहता है, बीच में का के लिए से में पर आ जाएगा, तो ये समझिए। तो पहले इसको नोट करिएगा, तो 3 और बचा हुआ, 4 और बचा हुआ, उसको हम क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाएगा इसमें पता है क्या, चौथा नंबर, वो दोस्तों हमारा समास आ जाएगा बहुब्रीहि समास।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहु का मतलब बहुत सारा, देखिए बहुब्रीहि समास जो होता है ना, इसमें देखेगा ना तो देखिए आप देख रहे हो समास में कोई ना कोई पद प्रधान हो रहा था, प्रधान यानी कि प्रिंसिपल, मुख्य रूप से ही था। लेकिन तो बहुब्रीहि समास देखा जाए ना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पहला पद प्रधान होगा ना तो दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों को छोड़कर कोई दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, उसमें जोड़ पड़ेगा। मतलब मैं बोलूं गजानन, गजानन यानी कि आप बोल सकते गजानन में तो गज प्रधान है ना तो आनंद प्रधान है। गजानन का मतलब होता है क्या, गणेश, तो गणेश पर प्रधान है कि दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो जाएगा। जैसे मैं दोस्तों बोलूं नीलकंठ, तो ना तो दोस्तों नीला प्रधान है ना तो कंठ, नीलकंठ का मतलब होता है महादेव, तो उनको भी प्रधान हो जाएगा। ठीक है, इससे सवाल जैसे दशानन, तो ना तो 10 और नहीं तो आनंद, ये दोनों कोई पद प्रधान ही नहीं है। दशानन का मतलब होता है रावण। तो ये सब जो है ना समाज जो बहुब्रीहि समाज कहलाते हैं, मतलब वैसा समाज जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। समझे बात को? इसका पहचाने का पता तरीका क्या है? तो बीच में यदि करिएगा ना समास विग्रहण को, तोड़िएगा ना शब्दों को, तो बीच में दोस्तों आपको आ जाएगा बाला आ जाएगा, आपका जिसका आ जाएगा, जिसकी आ जाएगा, ठीक है, जिसका वह आ जाएगा, तो ये सब शब्द आ जाएगा ना, तो समझिएगा ना कि वो आपका समास कौन सा बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए पीताम्बर बोलूंगा, तो पीताम्बर का मतलब क्या है, पीला है, अंबर जिसके वह है, यानी कि जिसका वस्त्र पीला है, यानी कि विष्णु बोल सकते हैं। तो भगवान विष्णु यानी कि दोनों पद प्रधान होकर विष्णु पद प्रधान हो गया, तो यही समास रहता है, इसका कोई दूसरा अर्थ निकलेगा। समझिएगा बात को, ठीक है, समझ रहा है ना? ठीक है, तो ये सब समझ नहीं आता, तो बहुब्रीहि समास हो गया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। समझे बात को? कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो परिभाषा से कोई पूछे बहुब्रीहि से तो बता दीजिएगा ना, क्या दोस्तों कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, इसे जैसे मैं सबसे पहला लेता हूँ गजानन, तो गजानन यानी कि बोल सकते हैं क्या, गज है आनंद जिसके वो, यानी कि हाथी के समान उसका जिसका भुजा होता है, आनंद का मतलब भुजा होता है, जिसके वो है, इसका मतलब गणेश हो गए, तो उनके पर चल गया, प्रधान हो गया ना, तो गज नहीं तो आनंद है, सीधे तीसरा गया। तो ये सब हो जाएगा आपका कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। जैसे और बताता हूँ, देखिए गजानन हो गया, जैसे दशानन हो गया, ठीक है, यानी कि 10 है भुजाएं जिसके वह, इसका मतलब रावण, तो रावण पे प्रधानता गया, ये तो दोनों पे तो छूट गया, तो ये बहुब्रीहि हो गया। अच्छा और जैसे बोल सकता हूँ नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके वह, तो क्या हो जाएगा, यानी कि भगवान शिव हो गए, तो ये उनका पे प्रधान चल गया। इससे और बोल सकता है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, बिना पानी, अब बिना पानी मतलब बिना है पानी में जिसको, यानी कि बिना जिसके हाथ में है, यानी कि माँ सरस्वती, यानी कि उन पर प्रधानता चल गया। तो ये सब कौन सा समास, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नीलकंठ हो गया, बिना पानी हो गया, और बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं, बहुत सारा अंत आता है। जैसे आ जाएगा महादेव आ जाएगा, पीताम्बर आ जाएगा, यानी कि पीला है अंबर जिसके वो, यानी कि जिसकी क्या बोल सकते हैं, बस जो पीला यानी कि भगवान विष्णु होते हैं, दोनों पद छोड़ के तीसरा पद जा रहा है, इसका मतलब ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें दोस्तों गिरधर बोलूं, गिरधर का मतलब यानी कि गिरी को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला जो होंगे, यानी कि कृष्ण बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, तो वो जो है ना, ये सब तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तो ये मैं आपको ट्रिक बता दिया उस पहचानने का बहुब्रीहि समास का। तो आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए चौथा पांचवा आ जाएगा हमारा दोस्तों, क्या बहुब्रीहि समाप्त हो गया ना। अब आता है दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय, ये कर्मधारय समास जो है ना, कुछ कुछ बहुब्रीहि जैसा लगता है, कुछ बहुब्रीहि नहीं, बहुब्रीहि नहीं आपको लगेगा, मतलब किस तत्पुरुष जैसा लगेगा। कर्मधारय समझिए, बहुत आसान से समझिए, ये बहुत ही आपको कंफ्यूज करेगा। कर्मधारय समास का मतलब इसमें क्या होता है ना, कर्मधारय कहते हैं तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। मतलब कर्मधारय समास में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है। मतलब जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आप जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखिए क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ दोस्तों कर कमल,
कर कमल, कर का मतलब हाथ होता है, कमल मतलब यानी कि कोई व्यक्ति होगा उसका हाथ कमल जैसा होगा। तो विशेषता बात पता चला ना, कमल हाथ कैसा है, कमल जैसा। जैसे मैं बोलूँ नीलकंठ यानी कि कंठ कैसा है, नीला, तो ये विशेषता बतला गया। जैसे मैं बोलूँ गंगा जल, जल कैसा है, जल कैसा, गंगा जल है। जल में बहुत सारा जल होता है, लेकिन जल में भी खास गंगा जल है। तो ये सब जो है ना आपको विशेषता बतलाया जाएगा, समझे बात को। जैसे बोलो कृष्ण सर्प, सर्प मतलब सांप, कृष्ण मतलब काला, यानी कि सांप कैसा है, काला है। तो ये यानी कि विशेषण होगा, इसमें विशेषता बतलाएगा। तो समास बोल सकते हैं कि वैसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो, यानी कि इस कर्मधारय समास में आपको विशेषता बताया जाएगा। जैसे बोलो पुरुष सिंह, इस बोल सिंह पुरुष बोल सकता हूँ, यानी कि पुरुष कैसा, सिंह जैसा, बाघ जैसा, ठीक है, बाघ के समान है, ताकतवर है, उससे वो बोल सकते हैं निडर है। तो ये सब है ना आपको कर्मधारय समास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो परिभाषा लिखूंगा इसका, इस बता ही दिया पहचानने का तरीका और एग्जाम्पल। तो क्या लिखूंगा, वैसा समास जिसका प्रथम पद विशेषण, देखो तो अब ऐसा आपको तो परिभाषा कोई नहीं बताएगा, यदि परिभाषा भी कोई बच्चा याद कर लेगा ना तो पहचान सकता है, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान सिंपल में परिभाषा लिखा गया। वैसा समास जिसका प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, विशेष का मतलब जानते ही होंगे, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, विशेष हो, क्या कहता है, कर्मधारय कहलाता है। भाई एग्जाम्पल इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, कर्मधारय समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों क्या क्या आपको मिलेगा। एग्जाम्पल दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों ये हमारा पहला आ जाएगा परमेश्वर आ जाएगा। परमेश्वर का मतलब इस परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर कैसा परम है, परमेश्वर हो जाएगा। आपका दोस्तों आ जाएगा मुख्यमंत्री, यानी कि मंत्री कैसा है, मुख्यमंत्री, मंत्री बहुत सारा रहता है, आपको रहता है शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन एक मुख्यमंत्री, मंत्री की विशेषता बता दिया। तो यह कर्मधारय समास, जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे बोल सकता हूँ, ये तो मुख्यमंत्री हो गया ना। जैसे मैं दोस्तों आप बोल सकते हैं गोलंबर, देखिए गोलंबर, गोलंबर यानी कि अंबर, यानी कि कैसा है घर, गोल जैसा, गोलंबर हो गया। तो यानी बताया ना विशेषता, गोल है कि त्रिभुज जैसा है कि चतुर्भुज, तो गोलंबर विशेषता बता दिया, तो गोलंबर हो गया। ये मुख्यमंत्री हो गया, परमेश्वर हो गया। और आपका बोल सकते हैं क्या, महात्मा, यानी कि आत्मा कैसा है, महान है, विशेषता बताया ना, तो पहला विशेषण है ना, तो महात्मा हो गया आपका। और बोल सकते हैं दोस्तों क्या, यहाँ पे बोल सकते हैं पुरुष सिंह बोल सकते हैं, यानी कि सिंह के समान पुरुष है। कर कमल बोल सकते हैं, यानी कि कमल के समान कर, यानी कि उसका हाथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। जैसे चंद्रमुखी भी बोल सकते हैं, यानी कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, यानी कि मुख तो है ही, उसको चंद्रमा जैसा है, विशेषता बता दिया है। तो ये सब जो है ना आपको पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष रहेगा ना। देखिए गोल है विशेषण है, महान विशेषण है, तो ये सब शब्द रहेगा, मुख्य विशेषण परम, तो ये सब विशेषण रहेगा शुरू वाला पद ना, तो समझिए कि वो कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए पांचवा पद दोस्तों छठा आ जाएगा, ये दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, द्विगु समास। द्विगु, देखिए दोस्तों द्विगु समास बहुत आसान है, पहचान सकते हैं। द्विगु का मतलब दोस्तों होता है इसमें संख्यावाचक शब्द रहेगा, शुरू वाला जो शब्द रहेगा ना, शुरू में प्रथम पद बोल सकते हैं इसको, वो आपको संख्यावाचक रहेगा। 3, 4, 5, 6, 100, 1000 ऐसे शब्द इसको मिलकर रहेगा, तो वो ऐसा शब्द रहेगा, समझिए कि वो द्विगु समास हो गया। तो इसका जैसे मैं बोलूँ चौराहा, चौराहा मतलब चार है ना, चार राह का समाहार। इसको तो पहचाने का तरीका क्या है, जब यदि बीच वाले शब्दों को यदि तोड़िएगा ना तो समाहार शब्द आ जाएगा ना, या समूह आ जाएगा ना, तो समझिए कि वो द्विगु समास है। जैसे मैं बोलूँ चौराहा बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, चार राहों का समूह होगा, यानी कि वहाँ पे चार राह आके मिल जाता होगा, तो चौराहा, चौ यानी कि चार, तो चार शब्द आया ना संख्यावाचक, तो द्विगु समास हो गया। मैं बोलूँ तो चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं का समाहार, यानी कि कोई फिगर बना होगा चार भुजाओं से मिलकर, तो चार आया, यानी कि चतुर्भुज, द्विगु समास हो गया। त्रिनेत्र, त्रि यानी कि तीन, यानी कि नेत्र क्या है, तीन है, तो त्रिनेत्र हो जाएगा, द्विगु समास। ऐसे बहुब्रीहि भी हो सकता है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैं बोलूँ कैसे, चार पहर बोलूंगा, ठीक है, चवन्नी बोलूंगा, अट्ठानी बोलूंगा, तो ये सब जो शब्द है ना बीच बीच में आपको संख्या वाला आ जाएगा शुरू वाला, उसमें देखिए वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मैं बोलूँ शताब्दी, शताब्दी यानी कि यानी कि 7 शताब्दी हो गया ना, यानी कि 1000 अब्दों का समाहार, 100 अब्दों का समाहार, ठीक है। तो ये सब शब्द आप देगा तो मिल जाएगा, तो समझिए कि वो द्विगु, द्विगु में सिर्फ संख्यावाचक, देखिए
तो क्या बोल सकते हैं, वैसा समास जिसका प्रथम पद एकदम संख्यावाचक होगा, यानी कि उसे संख्या का बोध होगा, संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो। क्या कहलाता है दोस्तों, द्विगु समास कहलाता है। देखिए दोस्तों मैं परिभाषा भी लिखा देता हूं ताकि कोई बच्चे कमजोर तो उनको समझ में नहीं आता, तो द्विगु हो जाएगा। संख्या बस देखना, आपको कुछ नहीं देखना, आंख मूंद के संख्या देख लेना है। जैसे मैं एग्जांपल लिखाता हूं, देखिए त्रिभुज लिखा देता हूं, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं का समाहार, त्रि यानी कि तीन, तीन यानी कि संख्या, द्विगु समास। मैं लिख देता हूं चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज यानी कि चार भुज, यानी कि चार, यानी कि द्विगु समास हो गया। और इसी मैं बोल देता हूं दोस्तों चौराहा, ठीक है, चौराहा जाएगा। शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है पता क्या, शताब्दी शत मतलब 100 होता है, यानी कि 100 अब्दों का समाहार। तो शताब्दी से कोई पूछ दे एग्जाम में कि शताब्दी कौन सा समास है, तो क्या द्विगु समास। क्यों, क्योंकि शत मतलब 100 यानी कि संख्या, संख्या मतलब द्विगु। बात क्लियर है। चलिए और क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, अठन्नी लिख सकते हैं, यानी कि अठन्नी यानी कि 8 आ गया, 8 आनों का समाहार। अठन्नी जानते हो ना, चलता सिक्का था तो 8 आना रहता था उसमें, तो अठन्नी यानी कि 8 आ गया, 8 यानी संख्या आ गया, अठन्नी हो गया। और क्या बोल सकते हैं, त्रिनेत्र बोल सकते हैं, 3 नेत्रों का समाहार, ठीक है, बोल सकते हैं दोस्तों। आप क्या बोल सकते हैं, देखिए अष्टाध्यायी बोल सकते हैं, अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समाहार। तो ऐसे बहुत सारा वगैरह रहेगा, आपको एग्जाम्पल में आपको पकड़ लेना है, ठीक है। तो देख त्रि, 3, चतुरु, 4, 4, 100, 8 इसमें संख्या रहेगा, तो उसमें एक द्विगु समास हो गया। अब भाई एक लास्ट हमारा जो बच जाता है ना, वो नई समास, नई समास। एक और समास होता है, अनुभेद होता है, पता नहीं कहां से आता है, नई समास। देखिए नई समास, तो नई का मतलब न यानी कि निषेध, रोकेगा आपको, क्या नहीं काम करो, रोकेगा। नई का मतलब वही होता है। तो वैसा समास जिसमें निषेध का अर्थ बोध होगा, यानी रोकने के लिए काम करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। जैसे मैं बोलूं अधर्म, अधर्म यानी कि न धर्म, धर्म नहीं करो, न धर्म, अधर्म का मतलब होता है नहीं धर्म करो। असत्य यानी कि न सत्य, न आ गया। इसमें बोलूं और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं दोस्तों असत्य हो गया, अधर्म हो गया, और अपमान बोल सकते हैं, ठीक है, उसको अपमान नहीं, अपमान बोल सकते हैं। तो उसमें न आ जाएगा ना शुरू में शब्द में, तो समझिएगा ना कि वो आपको नहीं समझ। मैं बोलूँ अनुपस्थित यानी कि न उपस्थित, तो ये सब शब्द जो है ना, तो वो आपको क्या जाएगा, बोल सकते हैं नई समास हो जाएगा, ठीक है, न का अर्थ रहेगा। तो क्या बोल सकते हैं परिभाषा में, वैसा समास जिससे निषेध का बोध हो, निषेध, इसका मतलब उसमें ना का अर्थ रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अधर्म, असत्य, अपमान, सब में आया ना शुरू में, अपमान, अनुपस्थित यानी कि न उपस्थित, अनजान यानी नहीं जाना हुआ, अपरिचित यानी उससे परिचित नहीं है, सब में ना आएगा, ठीक है। अशिक्षित भी बोल सकते हैं कि शिक्षित नहीं, बेचारा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, यानी कि नहीं आ रहा, निषेध आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो शब्द है ना, न आ जाएगा, आ जाएगा शुरू में, तो निषेध बोध कर रहा है, तो ये नई समास हो गया। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैं आपको समास का फुल डिस्कशन कर दिया, सारा बता दिया। तो जो बच्चे अंत तक देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, मैं ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सारा परिभाषा भी लिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, फिर आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे पहचानने का, तो क्या दिक्कत हो सकता है। अब एक ही चीज को पहचानने का परिभाषा बता रहा हूँ 6 बार, तो नहीं समझ में आएगा, आएगा ही। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारा क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों कोई भी तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल ऑप्शन वीडियो पहुंचता रहेगा, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑप्शन पहले पहुंचते रहेंगे। यदि कोई वीडियो से कोई कमेंट है या किसी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको जो समस्याओं को हल करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, रिलेटिव के साथ, ताकि जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो पढ़ते हैं आपके साथ, उनको पता नहीं इसके बारे में, तो जानेंगे, कुछ आगे बढ़े। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं, तो वहाँ भी चूंकि मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के बाद कुछ सिखाता हूँ, ठीक है, तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।